लेके, मुरादाबाद से लेके, संभल से लेके, बरेली से लेके उधर की जो सीटें हैं उनके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। मैं अभी उनको सुनना पसंद करूंगा। जी शिवा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, बस मैं एक मिनट में हाजिर होती हूँ दोबारा कैमरे पर। मैं सुन रही हूँ। जी हाँ। ओके। जो बात सईद भाई ने कही है वो सर्वथा उचित है, और जमीन की सच्चाई भी उन्होंने बताई कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। इसका मतलब कि हर चीज जो सोने जैसी दिखाई दे रही है चमकती हुई, वो शायद सोना नहीं है, हो सकता है सोने जैसी पॉलिश भी हो और अंदर उसके लोहा भी हो। ये सईद भाई जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बैठ के, और जिस ढंग से उन्होंने एक्सटेंसिवली यूपी को कवर किया है, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत बड़ा सब्सटेंस है। तो जो हमें दिख रहा है, जो इंप्रेशन आ रहा है, वो हो सकता है थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। लेकिन मैं आपसे भी एक मैक्रो लेवल के ऊपर जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय किस किस्म की चर्नी है और क्या पिक्चर इमर्ज होती हुई आपको दिखाई देती है? शिवा जी। बहुत शुक्रिया दिनेश साहब। कासिम भाई को सुन रही थी और मैं ये सोच रही थी कि जो कुछ भी वो बात कह रहे हैं वो सारी बात अपनी जगह सही है, और ये बात भी बहुत हद तक सही है कि जो नॉन बीजेपी ग्रुप्स हैं सियासत के उत्तर प्रदेश में, उन सब में जो बेस वोट है वो मुस्लिम वोट है। और ये मुस्लिम वोट जो बेस वोट है, मैं यहाँ से अगर बात शुरू करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो परेशानी नजर आती है मुस्लिम वोट की, वो ये कि उसका कंफ्यूजन ज्यादा बड़ा है। अब वो जिन पार्टियों में फंस गया है जाकर के, चाहे वो बीएसपी हो चाहे एसपी हो, इन दोनों पार्टियों का सेकुलरिज्म के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, इनका कास्ट के साथ कमिटमेंट है। लेकिन परेशानी ये है कि जिसके पास जिसका कमिटमेंट, जैसे कांग्रेस पार्टी, उसका सेकुलरिज्म के साथ है, कास्ट कमिटमेंट नहीं है, उसके पास जेबी वोट नहीं है, यानी कि जाटव दलित वोट नहीं है या यादव ओबीसी वोट नहीं है। तो अब परेशानी यह है कि स्ट्रैटेजिकली एक बात बनती है और आइडियोलॉजिकली दूसरी बात बनती है मुस्लिम वोट के लिए। यानी कि बसपा और सपा दोनों ने मुसलमानों का जो बुनियादी हक और बुनियादी जिंदा रहने का, जान माल और इज्जत का जो हक है, उसके लिए भी कभी चू नहीं की। अगर आप देखें, इतनी लिंचिंग्स, इतने एनकाउंटर्स, बुलडोजर्स, क्या नहीं हुआ। किसी ऐसे पीड़ित के घर, मुस्लिम पीड़ित के घर कभी मायावती या अखिलेश यादव उठ के गए? कभी उन्होंने आवाज निकाली? कभी उन्होंने किसी ऐसे हक तलफी के बारे में जो जघन्य अपराध उनके ऊपर किए गए, और खासकर उत्तर प्रदेश के इंटीरियर्स में जो हुए, उसमें कभी भी इन लोगों ने चू नहीं की? फिर अब जनरल इंप्रेशन ये है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का कि आजम खां का सौदा करके अपने को बचाया अखिलेश यादव ने। आजम खां को तबाह करते रहो, हम नहीं बोलेंगे, हमारी तरफ ईडी नहीं आनी चाहिए। मतलब पूरी सरकार में उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव की और बसपा की, सिर्फ और सिर्फ आजम खां भ्रष्ट थे और कोई भ्रष्ट नहीं था जिसने यूनिवर्सिटी बनाई। मैं कोई फैन नहीं हूं उनकी, मैं उनका बहुत क्रिटिक मैंने किया है, लेकिन अभी जो सियासत जो दिख रही है वो ये है। तो अब अभी दानिश के साथ जो, दानिश साहब के साथ जो हुआ, और एक और जो कांग्रेस में गए हैं, क्या नाम है उनका, जो बसपा से ही जिनको बाहर किया गया, इमरान मसीह। हाँ। अच्छा, ये सारे लोग, आप ये देखें कि जिसको कासिम साहब ने कहा कि ये बेस वोट है, मुस्लिम वोट बेस वोट है, लेकिन मुस्लिम वोट इस वक्त सबसे बड़ी इसी त्रासदी से गुजर रहा है कि कांग्रेस को वो वोट नहीं देता, जबकि कांग्रेस का थोड़ा बहुत कमिटमेंट सेकुलरिज्म के साथ नुमाया है। और इस सवाल पर अभी जैसे ये जो घटना घटी पार्लियामेंट की, तो फौरन राहुल गांधी का ये बयान आया कि अगर कोई मुसलमान होता तो सोचिए क्या होता। तो ये जो एहसास है कि इस देश में मुसलमानों के साथ कुछ एक्स्ट्रा गलत हो रहा है, बाकियों के साथ भी हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के साथ ये एहसास भी कहीं नहीं है। मुझे ये शिकायत तो कांग्रेस से भी है कि आप मुस्लिम पीड़ित के यहाँ नहीं गए, जिस तरह से आप एक सिख पीड़ित के यहाँ गए जब हुआ वहां पर दिल्ली में, जब उसकी जान गई, तो आप उत्तर प्रदेश में उसके घर गए, आप टेडी वाले कांड में भी आप बोले, लेकिन आप किसी मुसलमान पीड़ित के ऊपर कितना भी अन्याय हो जाए आप नहीं बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें ये पता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये मानता है कि किन्हीं परिस्थितियों में बसपा जो है, मायावती खासकर, वो जा सकती हैं बीजेपी के साथ।
तो अब यहाँ से इस वोट बैंक का अगर आप ट्रेजेडी समझे तो वो ये ट्रेजेडी इतनी साफ है कि इसी से सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा। ये 2024 में ये हो जाएगा, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, और चाहे जो छोटी छोटी पार्टियां जिनकी इंजीनियरिंग की दाद दी जाती है अमित शाह साहब को, ये सारी पार्टियां नहीं है। देखिए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ओनर्स को साधना होता है, पूरी पार्टी को साधना नहीं होता है। और उसको साधने के लिए जो रिसोर्सेज बीजेपी के पास हैं, वो रिसोर्सेज बसपा के पास या कांग्रेस के पास या सपा के पास नहीं है। कांग्रेस के पास तो नहीं है, इन दोनों के पास है तो इन्होंने बुरे वक्त के लिए बचा के रखे हैं अपने अपने परिवारों के लिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में देखिए, स्टेक होल्डर उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तर भारत हो, इस सरकार का जो स्टेक होल्डर है वो है बहुत बड़ा कॉर्पोरेट। ये उसके इंटरेस्ट में है, हित में है कि वो इस सरकार को किसी भी हालत में जाने ना दे। जो आम जनता है वो तो अपने छोटे सवालों से घिरी हुई है। उसका स्टेक कितना है? रोजी रोटी का सवाल। और अगर 5 किलो मिल रहा और ऊपर से कोई पेंशन, कोई मरात, कोई किसान के नाम पे, कोई बेरोजगारी के नाम पे, कोई इस नाम पे उस नाम पे थोड़ा बहुत कैश, तो वो तो इस यहाँ तक आ गई हो कि उसका तो कोई अपना एस्पिरेशन नहीं, हमारे अवतारी राजा बने रहे। और वो अगर बने रहेंगे तो हमें अपने लिए तो हम 1000 का पेट्रोल और 5000 का सिलेंडर वाला जुमला आप सुनते ही हैं। ऐसे लो या लीस्ट एस्पायरिंग ग्रुप को, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, उससे आप कैसे डील करेंगे उनके साथ जिनके स्टेक्स हाई हैं, जिनके बड़े बड़े ठेके हैं, जिन्होंने इस सरकार सब कुछ लेना है, इस देश के रिसोर्सेस को लेना है। आप ये बताइए कि इस सरकार को बचाए रखने में अंबानी अडानी ज्यादा मेहनत करेंगे या देश का गरीब ज्यादा मेहनत करेगा? बहुत कॉमन सेंस की बात है। और जब वो मेहनत का मतलब है कि ये गरीब आदमी क्या करता है, ज्यादा दिल की भड़ास निकाल लेता है और दुआ हुआ मांग लेता है और वो तुम्हारा नाश हो इस टाइप की बद्दुआ दे देता है। लेकिन जो स्टेक होल्डर है असली, वो अपना जिस तरह का रिसोर्स एम्प्लॉय करता है, खासकर मीडिया, हर चीज जगमगाने लगती है, हर पाप पुण्य लगने लगता है। ये जो हर पाप पुण्य लगने लगता है। अब यहाँ से अगर आप देखें, दूसरा उन्माद राम मंदिर का है। अब राम मंदिर, आपको पता ही है, रोज खबरें आ रही हैं, राम मंदिर और अयोध्या और फैजाबाद को वेटिकन बनाया जा रहा है। उसमें स्टेक फिर बहुत दूसरे किस्म का स्टेक होल्डर आ गया है सामने, जिसने तय किया है कि ये जो नया स्थल बन रहा है, इसकी सारी इकोनॉमी हमारे हाथ में होगी। तो चाहे सरकार मुफ्त में अगले 2 महीने में या 1 महीने में तीर्थ यात्री भेजे, चाहे वो अपने खर्चे से आए, ये बहुत बड़ा मामला है जिसको हम लोग समझ नहीं रहे हैं। जो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सघन कार्यक्रम चलाया जाने वाला है। और उसी के साथ अभी आपको पता है, वो जो हल्दी लगे चावल होते हैं, अक्षत, इसको वो डाल करके वो भेजा जा रहा है घरों में कि आप राम मंदिर बन रहा है, आपको न्योता है। ये जो न्योते में पुराने जमाने में न्योता दिया जाता था, अक्षत डाल करके, वो न्योता। ये है शिवाजी की न्योता तो है, लेकिन साथ में ये भी है कि आप आएंगे नहीं। नहीं, वो अभी सिर्फ वो जब तक सरकारी कार्यक्रम है तब तक नहीं आएंगे, उसके बाद तो आएंगे। उसके बाद कौन आएगा? वही आएंगे। तो जो अक्षत डाल के जो न्योता दिया जा रहा है कि आप आइए, राम मंदिर अब आपके लिए खुल गया है, आइए दर्शन करिए आकर के, इसका भी एक उन्माद है। तो अब आप यहाँ से, मैं आई एम नॉट अ डेविल्स एडवोकेट हियर, बट आई एम जस्ट बीइंग फैक्चुअल, कि बहुत सारी चीजें जो जिन छोटी पार्टियों पे, जिन जातीय पार्टियों पर हम लोग सोचते हैं कि इनसे बात हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो 4 साल में जितना कमाएंगे उससे ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को देने की औकात है उन स्टेक होल्डर्स की, जिनको हर हाल में ये देश चाहिए है। और वो उत्तर प्रदेश से ही मिलेगा उनको। साउथ उनको पता है बिगड़ चुका है, नॉर्थ ईस्ट उनका बिगड़ चुका है, उनको जहां से उम्मीद है वहां वो कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। और मुसलमान वोट, अभी भी मुसलमानों को ये बात समझ में नहीं आई है कि अगर आप इस बार कांग्रेस की ताकत बनते उत्तर प्रदेश में, तो उसमें हिम्मत बनी रहती आगे लड़ाई लड़ते रहने की। और वो उसको छोड़ करके जिन्होंने बार बार दगा की है। और सबसे बड़ी एक परेशानी यह है कि जब दबंगई होती है और जब दबंग जातियों का राज आता है उत्तर प्रदेश में, खासकर अखिलेश यादव की पार्टी का,
तो जो लोग त्रस्त होते हैं वो बद्दुआ देते हैं कि इन मुसलमानों की वजह से ये सत्ता में आए। 9% यादव वोट से नहीं आ सकते थे अगर उसमें 18-19% मुस्लिम वोट नहीं जुड़ता। तो ये जो बद्दुआ है और ये जो दबंगों से जो खौफ है, ये भी एक स्तर पे कुछ लोगों के लिए काम करता है। तो ओवरऑल लब्बो लॉबी है, अभी और सबको सुनेंगे फिर बात करेंगे। जी ठीक, सुजाता जी के पास आऊंगा।